गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था डिजीज में, हमने बैक्टीरिया को कंप्लीट किया था। आज के जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास है आपको वायरस से रिलेटेड। ठीक है, वायरस यानी विषाणु से रिलेटेड डिजीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विषाणु जो है यानी वायरस का डिस्कवर किसने किया। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसका डिस्कवर किए एक पर्सन थे, दिमित्री। उनका नाम था दिमित्री इवानस्की। इवानस्की कहाँ के थे भाई? रूस के थे। ठीक है, ये रूस के थे। इन्होंने 1892 में डिस्कवर किया। ठीक है, अब आता है कि इन्होंने देखा कहाँ, मतलब वायरस कहाँ, तो इन्होंने टोबैको प्लांट में देखा था। ठीक है, यानी टोबैको प्लांट के अंदर उन्होंने वायरस को पहली बार देखा था, तो इसीलिए इसको बुलाया था टोबैको मोजेक वायरस। यहां देखना, तंबाकू मोजेक वायरस कहा जाता है। ठीक है, अब आता है एक और क्वेश्चन कि भाई कि इस वर्ड को किसने दिया, वायरस वर्ड को किसने दिया, यानी शब्द को किसने दिया था। ठीक है, वर्ड को किसने दिया, तो वर्ड को देने वाले एक पर्सन थे, वो 1898 में दिए थे, 1898 में। ठीक है, पहले वायरस डिस्कवर हो चुका था, उसके बाद एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया कि इसका नामकरण किया। ठीक है, यानी शब्द दिया, शब्द दिया, उसको बोला जाता है, उस पर्सन का नाम है मार्टिन, यानी मार्टिनस। उनका नाम है मार्टिनस। ठीक है, उनका नाम है मार्टिनस बेंजामिन। ठीक है, मार्टिनस क्या है? बेंजामिन, मार्टिनस बेंजामिन उनका नाम था। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आता है कि ये तो हमने बता दिया कि टोबैको प्लांट उन्होंने सबसे पहले देखा था। उन पर्सन का नाम क्या था? 1892 में एक पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले विषाणु यानी वायरस का डिस्कवर किया। उनका नाम था दिमित्री। ठीक है, दिमित्री से याद रखना, दिमित्री से। ठीक है, अब आता है कि अगला, यह वायरस है क्या? तो वायरस एक टाइप के क्या है? कनेक्टिव लिंक है। किसको? वायरस आर कंसीडर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच संक्रमण की बड़ी कड़ी माना जाता है। एक टाइप के कनेक्ट करता है आपके वायरस किसको? लिविंग और नॉन लिविंग को। ठीक है, समझ गया यहां तक। अब ये क्या है कि होस्ट कोशिका, यानी ऐसा कि सेल जो होता है ना, होस्ट सेल जिसको कहते हैं, इसमें बट बिकम्स द एक्टिव लिविंग एंड इन्फेक्ट द होस्ट। इसमें कहता है कि बाहर क्या होता है? निर्जीव में निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन सजीव में क्या होता है? एक्टिव होता है। सिंपल है, डेड वाला में जो वायरस तो होता है लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे प्लांट हो गया, डेड हो गया, तो उसमें वायरस है लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन लिविंग वाला में एक्टिव रहता है, जो जिंदा है उसमें एक्टिव रहता है। समझ गए। अब आते हैं कि भाई अगर मान लो कि वायरस प्लांट में हुआ, एनिमल्स में हुआ, तो क्या कहते हैं? तो पहली बात है, अगर वो प्लांट में एनिमल्स में हुआ तो उसको बोलते हैं जंतु वायरस। ठीक है, जंतु वायरस जो है एक जूनोटिक टाइप में है। जूनोटिक का मतलब होता है जो जानवर से इंसान के अंदर वायरस फैलता है, उसको जूनोटिक कहते हैं। ठीक है, उसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। अगर मान लो कोई आपने कोई जानवर पाला है, कोई भी एनिमल्स है, उसके अंदर वायरस आ गया, उसके वायरस से आपके ऊपर इफेक्ट हो गया, तो उसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, एनिमल वायरस। अब आता है प्लांट वायरस क्या है? तो प्लांट वायरस का मतलब होता है पादप वायरस। पादप वायरस विशेष रूप से पौधों को प्रभावित करता है, क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल है टीएमवी। ठीक है, अब आता है अगला है कि फंगस। फंगस वाला यहाँ देखते हैं ना, सॉरी यहाँ देख रहे हैं ना, फंगस। फंगस क्या है कि वायरस से इन्फेक्ट करता है, रेप्लिकेट विद इन द फंगी, यानी क्या करता है? कवक को प्रभावित करता है। समझ गए यहाँ तक? कवक को प्रभावित करता है। क्लियर। इसमें जो आपके वायरस आता है, बैक्टीरिया वायरस जो है, उसका नाम है माइकोवायरस। समझ गए, इसको बोलते हैं माइकोवायरस। लेकिन अगर है बैक्टीरिया वायरस, क्या है? बैक्टीरिया भी वायरस होता है, यानी जीवाणु भोजी। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले वायरस है। जैसे गंगा के पानी खराब नहीं होता कितना दिन रखने के बाद भी, क्योंकि इस गंगा के वाटर में बैक्टीरियोफेज नाम के एक वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस पाया जाता है जो गंगा के पानी के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। समझ गए, इसीलिए खराब नहीं होता। क्लियर यहां तक? ठीक है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियो वायरस। अब आता है अगला,
अगला अगर देखा जाए वेक्ट्री वायरस के बाद, तो एक और है जेनेटिक मटेरियल्स वाला। क्या है, तो यहां देख रहे हो ना कि जेनेटिक मटेरियल्स एंड सेंट्रल डोग्मा क्या है। जेनेटिक मटेरियल्स एंड सेंट्रल डोग्मा, यानी जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब होता है अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज, मैंने बता दिया बैक्टीरियोफेज जो गंगा का पानी वाला। ठीक है, यानी गंगा का पानी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल डिजीज। अब आता है जेनेटिक वाला। जेनेटिक अगर देखा जाए मटेरियल रूल क्या कहता है, जेनेटिक रूल कहता है कि वायरस में, ठीक है, वायरस कैन कंटेन डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल वायरस क्या कर सकता है, डीएनए या आरएनए को कंटेन कर सकता है। ठीक है, डीएनए या आरएनए को कंटेन कर सकता है, दोनों को एक साथ नहीं करता है, दोनों को एक साथ नहीं करता है। इसके बाहरी जो कवर्स होते हैं ना, यानी प्रोटीन कोट जिसको कहते हैं, प्रोटीन कोट को क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। ये नियंत्रित करता है, पूरे कवर को नियंत्रित करता है। यहां तक समझ गए। इसको क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड, कैप्सिड कहा जाता है, समझ गए। कैप्सिड कहा जाता है जो क्या करता है कि नियंत्रित करता है। ठीक है, यहां तक कैप्सिड कहा गया, नियंत्रित करता है। अब आगे आते हैं। यहां देख रहे हो ना कि यहाँ के जो है उसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा फ्लो। क्या होता है, यानी सेंट्रल डोग्मा प्रवाह। इसमें कहता है कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, डीएनए से आरएनए होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। अब फिर क्या होना चाहिए, प्रोटीन बनना चाहिए। यानी पहले डीएनए फिर आरएनए, सॉरी पहले डीएनए फिर आरएनए यानी एमआरएनए, फिर बाद में प्रोटीन। समझ गए, प्रोटीन बनता है। जब डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, जनरल में जैसे हमारे और आपके बीच में हो रहा है, जब डीएनए से एमआरएनए कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अनुदेशन या अनुलेखन कुछ पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। अब आते हैं आरएनए बेस, डीएनए बेस क्या है। पहले डीएनए बेस देखते हैं। डीएनए बेस क्या करता है, यह सीधे एमआरएनए और फिर प्रोटीन बनता है। यानी पहले डीएनए, ऊपर देख लो, पहले डीएनए बनाया, फिर एमआरएनए, फिर आपका प्रोटीन बना। ठीक है, ये क्या होता है कि स्टेबल स्ट्रक्चर आता है। ये क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। जैसे वैक्सीन कोविशील्ड वाला में देखते हो अत्यधिक प्रभावित हुआ क्योंकि होस्ट के बाहर स्थिर रहता है और म्यूटेशन कम करता है। म्यूटेशन कम करता है यानी प्रिडिक्टेबल म्यूटेशन करता है। एक टाइप के होस्ट है प्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, उस टाइप के म्यूटेशन करता है। ठीक है, यानी करता है बट कम करता है, यानी प्रिडिक्शन है। आरएनए बेस क्या होता है, आरएनए बेस में उल्टा हो जाता है। एक तो रेट्रो वायरस फैमिली का ये भी है और ये भी है। ठीक है, दोनों है। अब आता है कि आरएनए बेस में क्या होता है कि पहले आरएनए बनेगा, यहां देख लो, मैं यहां लिख देता हूं। पहले क्या होगा, आरएनए होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रोटीन होगा। यहां देख लो, पहले आरएनए बनाया, फिर बनाएगा प्रोटीन, अब फिर बनाएगा डीएनए। उल्टा हो गया ना, फिर क्या बनाएगा, डीएनए, डीएनए उल्टा करता है। इसमें कहता है कि सीधे आरएनए होता है और आरएनए से डीएनए। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा भी कर दिया, आरएनए से प्रोटीन बनाया, प्रोटीन से डीएनए, तभी भी कुछ अफेक्टेड है। लेकिन ये क्या करता है कि डायरेक्ट आरएनए से डीएनए यानी उल्टा बनाने लगता है, रिवर्स होने लगता है, रिवर्स बोल सकते हैं, रिवर्स करने लगता है। ठीक है, ये क्या करता है, रिवर्स करने लगता है। समझ गए, रिवर्स होने लगा। अब आते हैं यहाँ तक, देखो यहाँ पे शायद ये थोड़ा सा ये हो गया था उल्टा, तो यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ कि पहले क्या करता है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए आपको, पहले डीएनए फिर एमआरएनए, ये होना चाहिए ना, डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन इसमें जब ये आरएनए बेस हो जाएगा तो पहले हो जाएगा आरएनए, पहले क्या होगा, आरएनए। ठीक है, फिर हो जाएगा डीएनए। ठीक है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो इफेक्ट हो जाता है, तो अत्यधिक अस्थिर हो जाता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है तीसरा कंडीशन क्या है। तो तीसरा कंडीशन में आप देखते हो कि कैटेगरी क्या है, एक और है कि डीएनए बेस वाला डिजीज। वो क्या था, डीएनए बेस अलग था, लेकिन डीएनए बेस डिजीज क्या है। तो डीएनए बेस अगर डिजीज देखा जाए तो कौन कौन से है। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये भी जो होता है ना, रेट्रोवायरस फैमिली का ही है। ये भी क्या है, रेट्रोवायरस फैमिली का, रेट्रोवायरस फैमिली का ही है, ठीक है, यानी रेट्रोवायरस फैमिली का। अब आते हैं कि डीएनए बेस वाला में क्या है। तो डीएनए बेस में आप देखते हो तो कौन कौन सी बीमारी होती है, छोटी माता जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, 1 सप्ताह तक ठीक ठीक हो जाती है, ठीक है। चिकन पॉक्स बोलते हैं गांव में माता आ गई। जब गांव के में क्या होता था पहले के टाइम में, अगर किसी को माता आ गई तो आसपास फैमिली में क्या किया जाता था कि ऑयली चीज है ना नहीं खाया जाता था, तेल मसाले वाले कम कर दिया जाता था। ऐसे माना जाता है कि माता रूठ जाएगी, देवी देवता से रिलेट कर दिया गया, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि जब ये चिकन पॉक्स 90 के दशक में जो फेमस था, उस टाइम में लोगों को डेथ होने लगता था। तो जब भी आप देखना कि इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो भगवान की पूजा करने लगता है। उसको लगता है, भगवान उस इंसान को लगता है कि जो अब मेरे हाथ में है नहीं तो भगवान जो है बचाएंगे। आप देखना कोरोना वायरस जब आया था तो बहुत लोग कोरोना माता या XYZ बहुत लोग पूजा करने लगा था, ठीक है। क्योंकि जब इंसान का सोचन शक्ति खत्म हो जाता है, सीधे गॉड याद आता है, यानी प्रॉब्लम में ही भगवान आते हैं, सुख में नहीं आते हैं। समझ गए, भगवान को ही पता होगा ठीक है। अब आते हैं, चलो टॉपिक, अब आते हैं चिकन पॉक्स जो था। तो उस टाइम क्या किया जाता था, आसपास वाला में मसाले वसाले, अभी भी आसपास में मसाले तेल मसाले बंद किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ट्रांसफर हो जाएगा। एक्चुअली क्या वायरस है, तो वायरस क्या एयर में भी ट्रेवल कर जाएगा, मेन प्रॉब्लम तो यही है ना, इसलिए ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या होता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या है, ये लगभग खत्म हो गया है, कंपेनिंग चलाया गया वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, खत्म हो गया। उसके बाद आता है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्या है, 14 दिन में खत्म हो जाता है, जूनेटिक है, जानवर से इंसान में आता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, एडिनो वायरस एक टाइप के, हेपेटाइटिस बी कहा जाता है जो सबसे खतरनाक है, लीवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, यानी लीवर सूजन हो जाता है इसको। अब आते हैं इसमें जो कोरोना कोविड-19 अगर देखा जाए 2019 में आया था, इसका नाम रखा गया कि सारस कोविड 2, यानी 2019 में आया, ठीक है, 2019 में। लेकिन पहली बार कोविड के बाद अगर बोला जाए, सारस कोविड 1 नवंबर 2002 में आया था, ठीक है। दूसरा जो आया इफेक्ट मर्ज वाला मिक्स वाला जो आया था, ठीक है, यानी मिडिल ईस्ट वाला एरिया में आया था। मिडिल ईस्ट एरिया, मिडिल ईस्ट समझते हो ना, ईरान ये सब इराक वाला मिडिल ईस्ट एरिया में आया था। MERS का मतलब होता है मिडिल ईस्ट वाला, ये 2012 में आया था, समझ गए ना, 2012 में, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि सारस कोविड वर्ड जो है कि सेवियर है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, यानी गंभीर लघुकालिक है, श्वसन गंभीर है, कम समय के लिए था, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा। लेकिन कोविड क्या है 19 जो आया 2019 में, वो ज़्यादा इफेक्ट रहा, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आता है HIV यानी एड्स क्या है। ये भी क्या है, रेट्रोवायरस फैमिली से रिलेटेड है, अटैक करता है बॉडी का इंटायर इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक कर देता है, ठीक है, पूरे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसी को प्रभावित करता है, ठीक है। और भी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है ऑर्बियो वायरस क्या होता है, यानी ऑर्बो वायरस कहा जाता है। डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, पीला बुखार हो गया, यानी येलो फीवर हो गया, मुख्य रूप से मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। यानी प्राइमरी वेक्टर अगर बोला जाए तो बर्न्स होता है आपके मस्क्यूटो को काटने से। रेबीज क्या होता है भाई, रेबीज क्या होगा, जानवरों को काटने से बीमारी होता है जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर देता है, ठीक है। यानी इसको बोला जाता है लीसा वायरस, इसको कहा जाता है लीसा वायरस। रेबीज को हम क्या कहते हैं, लीसा वायरस कहते हैं, यहाँ तक समझ गए, लीसा वायरस। अब आता है पोलियो। पोलियो हो गया, इबोला हो गया। तो पोलियो क्या है, तंत्रिका तंत्र, यानी वही नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है। और इबोला क्या होता है कि आपको हीमोहेर्गिस वाला फीवर है, एक टाइप के रक्त स्रावित बुखार होता है, ठीक है, जो बीमारी होती है। अब आता है कि डीप इसके बारे में देखते हैं, एड्स। तो पहली बात है कि एड्स क्या है, AIDS जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड
इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यहाँ तक समझ गए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, कॉजेज क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक टाइप के इंसान को इफेक्ट करता है, ठीक है। प्रोमिनेंट नंबर अगर देखा जाए तो ये भी रेट्रो वायरस फैमिली का है, RNA वाला बेस्ड है। ये डायरेक्ट टारगेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। स्पेशली डिस्ट्रॉय करेगा WBC को, टी हेल्पर सेल को और टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, एड्स से रिलेटेड है, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है। सबसे पहली बात रेट्रो वायरस फैमिली का है, यहाँ तक समझ गए, रेट्रो वायरस फैमिली का है, ठीक है। अब आते हैं अगला, हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री आप देखते हो तो हिस्ट्री सबसे पहले ये कब आया था, तो ये आया था 1883 के करीब आया था। कहाँ पे आया था, तो ध्यान रखना अफ्रीका में आया था। इसको मैं लिख देता हूँ, अफ्रीका। कहाँ आया था भाई, अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे पहले। भारत में कहाँ आया था, 1886 में आया था। चेन्नई के वलोर एक डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, वहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे है। ग्लोबल टारगेट क्या है, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है सेट किया गया, ध्यान रखना। ग्लोबल टारगेट क्या सेट किया गया है भाई, तो ग्लोबल टारगेट जो सेट किया गया है, यहाँ देखो माइलस्टोन 2025 में खत्म करने का, यानी एंडमिक एंट्रीम लगभग कम करने का बात किया गया 2025 में, लेकिन टारगेट अब क्या है 2030। भारत ने 2025 तक बोला था, बट वो पूरा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2000 आपका 30 तक, ठीक है, WTO के अकॉर्डिंग। और WTO वर्ल्ड डे थीम क्या है, पहली बात 2025 का WTO का एड्स का थीम था ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मेशन द एड्स रिस्पॉन्स, यानी एड्स की प्रतिक्रिया में बदलाव लाना, ओवरकमिंग, ठीक है, डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, ठीक है। दूसरा क्या है कि 2026 का थीम पूछ सकता है कि भाई थीम क्या है, यानी विषय, थीम का मतलब विषय, मतलब WTO क्या करता है कि टारगेट लेता है तो विषय एक लोगो बना देता है, उसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रीथिंक, रीबिल्ड, और एक और होता है कि रीथिंक, रीबिल्ड और राइज भी होता है, आई थिंक, ठीक है, एक बार देख लेना। तो ये होता है आपका राइज भी, ठीक है, रीथिंक, रीबिल्ड और राइज भी होता है, ठीक है, राइज भी, ठीक है, ये भी देख लेना। यहाँ तक समझ गया। अब आता है कि ये तो अपने पास हो गया, ठीक है, WTO टी सेल को इफेक्ट करता है, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का क्या मोड है, तो ध्यान रखो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैलने का कारण क्या है, नॉन ट्रांसक्रिप्शन कैसे नहीं फैलेगा, और क्या होता है डायग्नोसिस यानी जांच कैसे किया जाता है। तो पहले होता है कि अनप्रोटेक्टेड, यहाँ देखो कि पहला क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेक्ट से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, इन्फेक्शन डोनर से भी होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड मदर मदर टू चाइल्ड में भी होता है, डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पीने से मदर जो होती है अगर प्रेग्नेंट है तो उनके जो बच्चा होगा उनको भी होगा। लेकिन एक मैं न्यूज़ पढ़ा था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कि पटना में आई थिंक ये एक कोई मिला है शायद, एक पर्सन, एक फीमेल मिली थी, 1-2 साल पहले की न्यूज़ है, जिसमें उनको एड्स था लेकिन उनको बच्चों का नहीं हुआ, उनके एक बच्चा पैदा लिया उसका नहीं था, ठीक है। तो ऐसा कुछ केस आया है, बट रेयर में आता है, समझ गए, बट ज़्यादातर के होता है। अब आता है कि कॉजिंग क्या है, कैसे बचा जाए। अगर पूछा जाए क्या फिजिकल टच नहीं करेंगे तो बच सकते हैं, यस बच सकते हैं, यानी कैजुअल अगर सॉरी टच से अगर करते हैं तब बच सकते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि फिजिकल टच करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गला मिलते हैं, इससे आपको नहीं फैलता है, समझ गए। और शेयरिंग द खाना खाते हैं साथ में, बर्तन में साथ में खाते हैं, नहीं फैलता है। डेली लाइफ में साथ रहते हैं, नहीं फैलता है। जब तक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तब तक नहीं फैलेगा। इसको, इसके टेस्ट को क्या कहा जाता है, तो एलिसा टेस्ट कहा जाता है, एंजाइम लिंकेड, ठीक है, इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे बोला जाता है, यानी प्राइमरी स्क्रीनिंग यही है एलिसा टेस्ट, समझ गए, एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सॉल्वेंट यानी ऐसे टेस्ट बोला जाता है। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट भी बोला जाता है, यूज लगभग वेस्टर्न ब्लोटिंग में बताता है कि लगभग 99% एक्यूरेसी होता है,
99% यानी लगभग 100% एक्यूरेसी होता है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट कहा जाता है। अफ्रीका में पहली बार HIV यानी बोल सकते हैं कि जूनेटिक आया था 1883 में, मैंने बता दिया। टारगेट मैंने बता दिया कि 2025 तक था भारत का था वर्ल्ड टारगेट, अब 2030 हो गया है। यहाँ तक समझ गए? क्लियर? अब आते हैं, अब हम पहले पढ़ेंगे पोलियो। ठीक है, पोलियो यानी पोलियो माइलेटिस कहते हैं, पोलियो माइलेटिस। इसमें कहता है कि पोलियो अगर फ्री की बात किया गया तो भारत 2014 में पोलियो फ्री हुआ। भारत 2014 में पोलियो फ्री हुआ। ठीक है, भारत हुआ। पूछा जाएगा कि वर्तमान का स्थिति क्या है, तो 2014। ध्यान रखना कि भारत में अंतिम जो केस आया था ना 2011 में आया था। मार्च 2014 में पोलियो फ्री हो गया, पोलियो मुक्त हो गया। पल्स पोलियो अभियान चलता था, पल्स पोलियो अभियान। सबसे पहली बार अगर देखा जाए ना, सबसे पहली बार आपका कहाँ मिला था पोलियो का, तो वेलोर तमिलनाडु में। समझ गए? वेलोर तमिलनाडु में। पोलियो का स्ट्रेंस क्या है, तो पोलियो 2 होता है, टाइप 2 होता है पोलियो 2। पोलियो 1 भी होता है, पोलियो 2 होता है। 1 में अब देखो पोलियो 2 वाला में क्या होता है कि पोलियो 2 में होता है 2025 में ख़त्म हो गया था। पोलियो 2 जो है ना, ये 2025 में ख़त्म हो गया। 2000 आई थिंक 15 में ही ख़त्म हो गया, 25 नहीं, 2000 यहाँ लिख देता हूँ, 2015 में पोलियो 2 ख़त्म हो गया। ठीक है, पोलियो 1 जो था ना 99% ख़त्म हो चुका है। 1% पाकिस्तान अफ्रीका ये सब एरिया में बचा है। ठीक है, समझ गए आप? तो पोलियो 99% खत्म हो गया है, पाकिस्तान अफ्रीका में बचा है 1 वाला। पोलियो 3 अराउंड 1999 या 90 के करीब आसपास आया था पूरी दुनिया से, और वो खत्म भी हो गया 1990-91 में ही खत्म हो गया। समझ गए? अब आता है कि पोलियो जो है, पहले होता है कि वैक्सीन वेक्टर इन्वेंटर, पहले होता है इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन IPV डेवलप किया गया। किसने किया था? जोनस सॉल्क ने किया था। ठीक है, जोनस सॉल्क ने पहली बार पोलियो वैक्सीन IVP का डिस्कवर किया था। ठीक है, वो कब किया था? 1952 में। ठीक है, कब किया था? 1952 में। क्लियर? एक होता है कि वाइड स्प्रेड मेडिकल यूजेज है, हर जगह वाइड स्प्रेड मेडिकल यूजेज है, लगभग 1955 में किया गया। यानी 52 में डिस्कवर हुआ, 55 तक पूरे फैल गया, हर जगह किया जाता था। ठीक है, ओरल वैक्सीन ऑफ पोलियो, ओरल वैक्सीन ऑफ पोलियो एल्बर्ट सेबिन ने किया था। ओरल वैक्सीन पोलियो का डिस्कवर एल्बर्ट सेबिन ने, सबसे पहले एल्बर्ट सेबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में बताया था। ओरल पोलियो वैक्सीन, समझ गए? एल्बर्ट सेबिन। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लो कि पूछ दिया क्वेश्चन में कि भाई साल्क ने क्या किया था, तो IVV। ठीक है, साल्क ने क्या किया था, तो किया था IBV। ठीक है, सॉरी IPV। क्लियर? और ओरल वाला के बारे में बताया था, किसने बताया था, तो ओरल वाला के बारे में बताया था सॉबिन ने बताया था, सॉबिन, एल्बर्ट सॉबिन ने। ध्यान रखना कि भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन चलता है भारत में, जो लिया जाता है पहले वाला भारत में, सॉरी ये सेकेंड वाला। ठीक है, और जो दुनिया में जो लिया जाता है ना अदर कंट्री में, इनएक्टिव वाला, ठीक है, इंजेक्टेड बोल सकते हैं, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन पूरी दुनिया में है। ठीक है, इंजेक्टिव बोला जाता है, इंजेक्शन वाला। यहाँ तक क्लियर हो गया? पोलियो का ड्रॉप पीते हैं ना, तो ओरल वाला हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं, इसके बाद हम आते हैं, उसके बाद आते हैं हम इबोला। ठीक है, उसके बाद आते हैं इबोला वायरस के बारे में। अब आता है इबोला वायरस क्या है, तो ये लगभग देखा जाता है कि दुर्लभ है, लेकिन अत्यधिक घातक भी है। इसमें डेथ होने का चांसेस लगभग 90% है। रक्तस्रावी बुखार है, ब्लड निकलता है इसमें, एक टाइप मतलब एक टाइप के इंटरनल ब्लीडिंग वाला टाइप में प्रॉब्लम हो जाता है, फेलियर हो जाता है, कॉजेज इंटरनल ब्लीडिंग फेलियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? इंटरनल ब्लीडिंग वाला कंडीशन हो जाता है। अब ये भी क्या है, अब ये भी अगर देखा जाए तो इबोला वाला कंडीशन क्या है, तो अगर ये देखा जाए तो इसमें भी ज़्यादा अफेक्टेड है यानी।
अब आता है, उसके बाद आता है अगला है, उसको बोलते हैं राइनो वायरस। क्या होता है राइनो वायरस? राइनो वायरस कॉमन कोल्ड होता है, नॉर्मल सी बात है, जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है, मुख्य कारक है। इसमें टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री तापमान पर अधिक सक्रिय होता है। इसमें गले में खराश आने लगता है, बुखार आता है, ठीक है, नाक बहने लगता है, इस टाइप की कंडीशन होता है। इसको बोलते हैं राइनो वायरस, ठीक है। एक्टिव कब होता है? मैंने बता दिया कि एक्टिव हो जाता है वही है आपका 20 से 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिव हो जाता है, समझ गए। अब सिम्टम्स मैंने बता दिया, गला वाला में खराश होना है सब। अब आते हैं ओरल स्पेशल पैथोलॉजी। ओरल स्पेशल पैथोलॉजी क्या है? पहली बात है कि हेपेटाइटिस, रेबीज और मेन आपको मेनिंगिटिस बोलते हैं, मेनिंगिटिक्स बोलते हैं। पहली बात है हेपेटाइटिस, लीवर पैथोलॉजी है, लीवर को अफेक्ट करने वाला एक टाइप की बीमारी है जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, समझ गए। लीवर को अफेक्ट करने वाला बीमारी है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है कि बॉडी सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन पे अफेक्ट करता है। द स्टडी इसको बोलते हैं, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर का वेट जो होता है जनरली 1.5 से लेकर के 2.8 किलो एक्सक्यू द क्रिटिकली मेटाबॉलिक एक्शन में हो जाता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि इतना वजन किलोग्राम का होता है लीवर के, यानी समझ सकते हैं फूल जाता है, थोड़ा सूज जाता है, ठीक है, सीधे लीवर को अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस बी। अब आता है हेपेटोलॉजी, मैंने बता दिया स्किन के बाद अगर लीवर देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट है, पहला स्किन है, ऑर्गन्स है, और दूसरा ये है, ठीक है। अब आता है कि इसमें क्रिटिकल फंक्शन क्या क्या है, यहाँ देख लो, बाइल जूस, ठीक है, यानी किसको प्रभावित करता है? बाइल जूस को, जो पित्त रस जो होता है ना, बाइल जूस को, विटामिन ए, यानी सिंथेसिस वाइटल न्यूट्रिशन इंक्लूड विटामिन ए को, फिर उसके बाद ग्लाइकोजन को, कोलेस्ट्रॉल को, विटामिन बी 12 को, विटामिन के को, स्टोरेज, ये सब अफेक्टेड होते हैं। फिर आप बोल सकते हो कि इसमें क्रिटिकल वाला प्रेजेंशन में जूनेटिक है, सॉरी जोंटिक्स है, जोंटिस, हाई फीवर, एक्सट्रीम फैटिक होने लगता है, ठीक है, ये सब अफेक्टेड होने लगता है। कब? हेपेटाइटिस बी होता है तब। यानी बोथ एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक दोनों होता है। वायरल एक टाइप के दो आपका, ये भी एक टाइप वायरस है, हम वायरस ही पढ़ रहे हैं आज। ये क्या हो सकता है? जूनेटिक भी हो सकता है और क्रोनिकल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा आपका किसको? ये हमने पढ़ा आपको हेपेटाइटिस को। अब आता है रेबीज। क्या है? मैंने बताया कि जानवर के काटने से होता है, ठीक है। लिसा वायरस एक टाइप के संक्रमित कुत्ते, बंदर, लोमड़ी, बिल्ली, इस टाइप के अगर काट ले तो होने लगता है। हाइड्रोफोबिक फोबिया होने कहते हैं इसको, जैसे पानी से अधिक डरना, इस टाइप के भ्रम पैदा होने लगता है, इल्यूजन वाला हो जाता है, इंसान हिंसक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, अटैक करने लगता है, इस टाइप के कंडीशन होने लगता है। इसमें क्या होता है? नॉर्थ सेल्फ इफेक्ट करता है, ठीक है। एनिमल्स में जैसे कैट वोट मैंने बता दिया, इन्फेक्टेड अगर हो काट लेता है तो इफेक्ट करता है, इल्यूजन भ्रम वाला हो गया। हॉर्पस वायरस होता है, ठीक है, यानी छाले वाले पड़ जाते हैं, ओठ या उसके चारों तरफ छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आता है मेनिंजाइट, दिमागी बुखार, अगला है मेनिंजाइट दिमागी बुखार। क्या होता है? इसको दिमागी बुखार, ब्रेन फीवर कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक, ठीक है, मेनिंगस में होने वाले सूजन होने लगता है, इसे दिमागी बुखार कहते हैं। इसे मस्तिष्क में सूजन और दौरे पड़ने लगते हैं। आप देखते हो लोगों को दौरे होने लगता है, तो इस टाइप की कंडीशन हो जाता है। अब मैं एक फिगर टाइप में बना रहा हूं, जैसे आप देखते हो कि ब्रेन जैसे इस टाइप के, मान लो कि ये ब्रेन का है, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे ऐसा है, तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि क्या है ये, मान लो कि अफेक्टेड, ये ब्रेन वाला कंडीशन में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है कि इसके अंदर ये है नर्व सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हो कि इसमें बोन्स एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, ठीक है, 8 बोन, यानी 8 इसमें हड्डी है ब्रेन में। बाकी ये तो आपको पता है कि ब्रेन का है नर्व सिस्टम वाला एरिया, ये ब्रेन वाला एरिया मान लो, ठीक है।
अब आता है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेनिंगस जो होता है ना, यानी मेंटिंगस जो बोलते हैं, जो बीमारियां हैं, कौन सी बीमारी है भाई, इसको बोलते हैं मेनिजाइटिक। सॉरी, मेनिजाइटिक जो होता है यहाँ अफेक्ट करता है, यहाँ पे जो होता है ना अफेक्ट करने लगता है, इसमें मेनिजाइटिक। ठीक है, मेनिजाइटिक यहाँ इफेक्ट पड़ता है, यानी ब्रेन वायरस इसको कहा जाता है। ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होने लगता है, इसके अंदर क्या होगा, स्वेलिंग होने लगेगा। ठीक है, फूलने लगता है। ठीक है, और आपको क्रेमस जो होता है ना, आपका ब्रेन का पहला पार्ट सेरिब्रम वाला इफेक्ट होने लगता है, मस्तिष्क में चारों तरफ से एक टाइप के घेर लेता है, सूजन होने लगता है इस टाइप के, समझ गए। तो इसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। ठीक है, ये भी एक टाइप का वायरस है, एंड बैक्टीरिया के द्वारा मेनिंजाइटिस, यानी हम बोल सकते हैं वायरस और बैक्टीरिया दोनों इफेक्ट करता है इसके अंदर, बट वायरस ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं आपके बॉन्स, आपको बोल सकते हैं वायरस हो गया, बॉन्स वायरस हो गया, निपा हो गया, मॉडर्न वैक्सीनेशन हो गया, इस टाइप के। तो सबसे पहले डेंगू बोलते हैं, यानी डेंगू क्या है, चिकनगुनिया, येलो फीवर। तो प्राइमरी वेक्टर क्या है, एक है एडिज एजिप्टी। ठीक है, एजिप्टी बोल सकते हैं, टाइगर मस्क्यूटो इसको कहा था एडिज, या एक और है आपका एडिज एल्बोक्टस बोलते हैं, जिसको बाइट अगर कट कर लेता है, काटता है आपको, तो डे टाइम में होता है, दिन के टाइम में होता है डेंगू। ठीक है, तो दिन में ही होता है, रात वाला मच्छर काटेगा तो उससे नहीं होगा, दिन वाला मच्छर काटता है तो उससे डेंगू हो जाता है। डेंगू पैथोजन क्या है, तो मैंने बताया कि बोन मैरो के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, आरबीसी या डब्ल्यूपीसी स्पेशली प्लेटलेट अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ब्रेक बोन्स ऑफ द फीवर, हड्डी यानी हड्डी तोड़ बुखार होने लगता है इसके अंदर। ठीक है, अब प्लेटलेट घटने लगता है। प्लेटलेट क्या होता है, घट जाता है, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा फीवर हो गया। अब यहाँ देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक आपको लिखा है, यहाँ पे देखो एडिज एजिप्टी लिखा है ना, एजिप्टी, इससे जो फीवर होता है ना, इसको बोलते हैं येलो फीवर। ठीक है, इजिप्टी वाला से येलो फीवर होता है। ठीक है, और दूसरा कि अगर मान लो कि दूसरा कौन सा है, यहाँ पे देख लो ना बाइट, एडिज एल्विक्टिस वाला, एडिज एल्विक्टिस वाला जो फीवर होता है वो आपका क्या है, डेंगू वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं अगला टॉपिक, निपाह वायरस क्या है। देखो, निपाह वायरस अगर देखा जाए तो निपाह वायरस सबसे पहले डिस्कवर जो हुआ, खोज जो हुआ पहली बार कब खोज हुआ था भाई, तो पहली बार इसका खोज जो हुआ वो हुआ आपका 1998 में, मलेशिया में सुअर के जरिए फैला था पहली बार। ठीक है, यानी संगाई निपो बोलते हैं। अब आता है भारत में, केरल में बड़ा इफेक्ट इसको देखा गया, 17 की डेथ हो गई लगभग, यानी फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ के थ्रू फैला बाद में। ठीक है, इसमें मस्तिष्क में सूजन हो जाते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं। वर्तमान में कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, ये ध्यान रखना, इसका कोई वैक्सीन वर्तमान में नहीं है। यहाँ तक क्लियर, वर्तमान में कोई वैक्सीन नहीं है। अब आता है मॉडर्न कोविड-19 में क्या है। मॉडर्न अगर कोविड-19 अगर देखा जाए तो यहाँ आप देख लेते हो कि मॉडर्न कोविड-19 यानी वैक्सीन इंजीनियरिंग ब्रेकडाउन क्या हुआ। पहली बात क्या क्या हुआ डिस्कवर, तो कोविशील्ड आया। कोविशील्ड किसने बनाया था, तो ध्यान रखना, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बना था। यूज किया, वी कैन अटेंड यानी अटेंटेड द डीएनए वायरस है, वेक्टर बेस ऑफ द सिमुलटेनियस रिबूस्ट द एंटीबॉडी को रिबूस्ट करता है, पहला ये था। कोवैक्सीन किसने बनाया, भारत बायोटेक। ध्यान रखना, क्वेश्चन आया है बीपीसी में। ठीक है, भारत बायोटेक। ठीक है, 68 में आई थिंक आया था, ये ध्यान रखना। तो भारत बायोटेक। एमआरएनए का आपको जेनेमो, ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल ने किया था एमआरएनए। ठीक है, यानी प्रोटीन ट्रेनिंग सेंटर इसको कहा जाता है, ये सब था। और रिसेंट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव देखा जाए तो क्या है रिसेंट में, तो रिसेंट में अगर देखा जाए तो पहला यहाँ देखो ह्यूमन, ठीक है, पेपिलोमेरी वायरस यानी पेपिलोमा वायरस, एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, ह्यूमन
पेपिलोमा वायरस क्या था? HPV क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च नेशनल कैंपेन टू एडमिनिस्ट्रेशन HPV वैक्सीन 9 से लेकर के 12 तक उम्र तक, ठीक है, 9 से लेकर के 12 साल की उम्र के गर्ल्स में लाया गया। कौन सा? HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसमें देखा गया कि लगभग 50% की डेथ हो जाती है। 5 यानी लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें अफेक्टेड है। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 साल से 12 साल के गर्ल्स के अंदर ये लाया है, वैक्सीन एक दे रहा है। 9 साल से 12 साल की अगर बच्ची हो रही है तो उन लोग को वैक्सीन स्कूल में मिलता है। राजस्थान में शुरू किया गया, ध्यान रखना, राजस्थान में, ठीक है। मेजर रिस्क है, इससे क्या होता है, कौन सी बीमारी होता है? सर्वाइकल कैंसर। कौन सी बीमारी हो रहा है भाई? सर्वाइकल कैंसर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, समझ गए? सर्वाइकल कैंसर मेजर कॉज डेथ होने का है वुमेन्स का। दूसरा होता है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। क्या है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस? ये क्या है? इसमें बताता है कि पेनफुल ब्लिस्टर होने लगता है स्किन के ऊपर, लिप्स के ऊपर, पेन दर्द होने लगता है, ओट ओट निकलेगा, दर्द होने का सूज जाता है, ठीक है। HSV यानी वोरल ब्लिस्टर यानी कोल्ड सोर्स बोला जाता है, और SB2 जेनिटल आउटब्रेक हो जाता है। ये भी, इसके लिए भी गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है। अब आता है बैक्टीरिया से रिलेटेड, बैक्टीरियल डिफरेंस कंट्रेस्ट निमोनिया जिसको कहते हैं। ये क्या है? तो वायरल इन्फेक्टेड है, वायरल इन्फेक्टेड है। निमोनिया इज क्या है? प्रोमिनेंटली बैक्टीरिया डिजीज है। स्ट्रेप्टो निमोनिया, ठीक है, सेवरली क्या होता है? इम्पैक्टिंग द इम्पल्री एयर। यानी ये थोड़ा सा भी बता दिया कि इंपॉर्टेंट जो भी था बैक्टीरिया डिजीज वाला में, ये भी हमने बता दिया कि निमोनिया वाला है, ठीक है। बाकी हमने लास्ट क्लास में हमने करा दिया था। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। तो प्लीज़ लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना। बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। छोटा यूट्यूबर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी एस्पिरेंट हूँ UPSC BPSC का, इसीलिए कंटेंट परफेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। कमेंट भी करना, जहाँ गलती है वहाँ बताऊँगा, ठीक है। वहाँ कमेंट करना कि यहाँ पे गलत है, चाहे जो है आप बताना, फिर मैं सुधार करूँगा। लेकिन 99% तो सही है, बट ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।